लास्ट क्लास ओवरहेड कॉस्टिंग कर रहा था, वो खत्म भी कर लिया, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन। नॉर्मली हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले देखता है कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, किस कंटेंट में कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसका थ्योरेटिकल बेस पढ़ता है ना। बट इस न्यू चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप कोई एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको यही सोचना है, इट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को बांटने का ही तरीका है। ओवरहेड के अंदर ओवरहेड्स को बांटना सीखा था। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट रहे थे, देन सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अपोर्शन हो रहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बट वहां एग्जैक्ट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कॉस्ट बढ़ रहा था, बट इनसाइड द डिपार्टमेंट वो कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रहा है, वो चीजें हम लोग लोकेट नहीं कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी सीखा वो ट्रेडिशनल मेथड था। जैसे अकाउंटिंग रूल्स में होता ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एक ट्रेडिशनल है एंड देन वन इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो सिमिलरली ये चैप्टर इसका ही सेकंड पार्ट है, वेयर वी विल बी लर्निंग ओवरहेड को कैसे बांटा जाता है यूजिंग द मॉडर्न अप्रोच। आप यही सोचो कि आप ओवरहेड का कंटिन्यूएशन एक चैप्टर कर रहे हो। यदि आप ये सोचोगे कि नया चैप्टर है तो मेरे को कुछ अलग कंसेप्ट होगा, कुछ करना है क्या, ऐसा कोई भी कहानी नहीं है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा रिवर्स वे में जाएगा, क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट बिल्डअप करेगा, बिकॉज इसका थ्योरी बहुत लिमिटेड कंटेंट है और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं निकालना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर ही एक जैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट टॉपिक्स नहीं, सिर्फ खर्चों को बांटना है, ना ही सेग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चन करते करते खुद मार्क डाउन करोगे कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था, नथिंग मोर देन दैट, खाली अपोर्शनमेंट ही करना है यहाँ पे। ओवरहेड में हमने सीखा था प्रोडक्शन आर के बेसिस पे, लेबर आर के बेसिस पे, प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे आप एब्जॉर्ब कर रहे थे कॉस्ट को। बट यहाँ पे ड्राइवर्स ढूंढेंगे, मतलब जैसे सपोज असेंबलिंग डिपार्टमेंट है तो कौन कितना नंबर ऑफ पार्ट्स असेंबल किया है, तो दैट इज द ड्राइवर, मतलब खर्चों को और ड्रिल डाउन कर रहे हैं अपोर्शन करने के लिए। ठीक है, सब कुछ समझ लेंगे, थ्योरी भी लिख लेंगे, लेकिन आप यही सोचो कि ओवरहेड का कर रहे हो एंड डायरेक्टली कोशिश करो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने का। ट्रस्ट में आपसे हो जाएगा। जब एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि कॉस्टिंग में ना कुछ चीजें आप पढ़ के नहीं गए, बट स्टिल अपन सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल बेसिक आईक्यू से कॉस्टिंग सॉल्व हो सकता है। हर चैप्टर का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है या तरीका नहीं है, या हर चैप्टर में फॉर्मूले नहीं लगते, कुछ चीजें एकदम लॉजिकल होती है। जैसे सपोज आई एम एट ग्राउंड जीरो, नॉलेज जीरो अबाउट द चैप्टर, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला होगा और लॉजिकली आपका दिमाग क्या बोल रहा है, राइट। नाउ सी, MST Limited has collected the following data for its two activities. It calculates activity cost relates rates based on cost driver capacity. ये एक्टिविटीज उसने फाइंड आउट किया, एक्टिविटीज का मतलब कॉस्ट, जहां उसका खर्चा लगता है उसको हम एक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसकी दो एक्टिविटी है, एक पावर कंजम्पशन और एक क्वालिटी इंस्पेक्शन। बोलते हैं पावर का जो खर्चा लगता है वो ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर लगता है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 किलोवाट खा रहा है, एक 20,000 और एक 30,000, राइट। बट उस 10,000 20,000 एंड 30,000 के अंदर में भी आपको चेक करना चाहिए, जैसे जो डिपार्टमेंट 30,000 खा रहा है उसके अंदर कितनी मशीन्स लगी हुई है, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन्स हो सकती है ना, जिसकी टोटल है 30,000 किलोवाट आवर, तो उस डिपार्टमेंट का टोटल है। बट उसके अंदर में कुछ ऐसी मशीन्स भी हो सकती है जो अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, जिसका आपको जरूरत ही नहीं है, जो आपके प्रोडक्शन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। हमें कॉस्ट कौन सी बियर करनी चाहिए, जो हमारे लिए वैल्यू एडिशन हो। कुछ ऐसे खर्चे जो वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहे बट स्टिल हो ही रहा है, तो आप जब तक वो फाइंड आउट नहीं करोगे आप उस कॉस्ट को एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई ओवरहेड कॉस्टिंग इतना यूटिलाइजेबल नहीं है उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री ढूंढना चाहता है कि कौन सा कॉस्ट मेरे लिए नॉन वैल्यू एडेड है, तो वो आइडेंटिफाई करना है तो आपको एबीसी कॉस्टिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सा है कि पावर का टोटल कॉस्ट कितना लगा, 2 लाख। ठीक है, टोटल कैपेसिटी था हमारा 50,000 किलोवाट आवर।
क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट लगा है 3 लाख, टोटल इंस्पेक्शन हमने किए हैं 10,000, राइट? The company makes 3 products M, S and T for the year ended March 31st. The following consumption of cost driver was reported. अब कौन सा प्रोडक्ट में कितना काम हुआ है वो क्वेश्चन बता दिया। जैसे कि प्रोडक्ट M को बनाने में मेरा 10,000 किलोवाट आवर लगा, प्रोडक्ट S में 20,000, प्रोडक्ट T में 15,000। प्रोडक्ट एम का हमने कितना बार इंस्पेक्शन किया क्वालिटी का? 3500 टाइम्स, यानी 3500 बार आपने इंस्पेक्शन करवाया उसका। प्रोडक्ट एस को 2500 एंड प्रोडक्ट टी का इंस्पेक्शन 3000 टाइम्स हुआ है। आपको पूछा गया कॉस्ट एलोकेट करो ईच प्रोडक्ट में। तो एक बात बताओ, क्या ये सारा का सारा 2 लाख हम एस में चार्ज कर दें, 2 लाख एम में चार्ज कर दें, या 2 लाख टी में चार्ज कर दे? क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए आपको? आपके पास टोटल कैपेसिटी पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर निकल सकता है ना यहाँ पे। फिर जितना पर किलोवाट आवर होगा वो आप प्रोडक्ट में चार्ज कर दो, जितना किलोवाट हुआ। एकदम लॉजिकल, कोई कंसेप्ट का जरूरत है क्या इसके अंदर में? इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, एक नॉर्मल लेमैन माइंड क्या प्रोसेस करेगा वैसे ही सीखो। देन 3 लाख का कॉस्ट लगता है फॉर ए टोटल ऑफ 10,000 इंस्पेक्शन। तो पर इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। टोटल 3500 इंस्पेक्शन हुआ, तो 3500 इंटू 30, 2500 इंटू 30, 3000 इंटू 30। तो आपको पता चल गया कि कितना कॉस्ट एलोकेट करना है इच प्रोडक्ट में। आया समझ में? किसी को यहाँ पे दिक्कत? सबसे पहले साइड में ही मेरे को बताओ, कॉस्ट पर ड्राइवर, ₹4 और ₹30। क्लियर है यहां तक? देन प्रोडक्ट एम में कितना चार्ज होगा? इंटू 4 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 30। समझ में आया? तो ये तो कॉस्ट एलोकेट कर दिया आपने। तीनों प्रोडक्ट का नाम लिखने का टॉप में, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऊपर में हेडिंग, फिर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा एम एस टी, राइट? पावर का कितना खर्चा होगा एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, दो ही चीज है। एम में पावर का कॉस्ट 40,000 और क्वालिटी इंस्पेक्शन का 1,05,000। तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, कॉस्ट कितना एलोकेट हुआ है प्रोडक्ट एम में। सिमिलरली एस का आ जाएगा, वैसे ही टी का आ जाएगा। आपका पहला पार्ट खत्म हो चुका, फर्स्ट पार्ट इधर। फटाफट कॉपी में करो। मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में आपको मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को आप लोगों की जरूरत है। क्या एम एस और तीनों को ऐसे प्लस कर दिया, मतलब पावर को इस तरफ का टोटल में करूँ क्या? नहीं। क्या काम का? मुझे तो प्रोडक्ट एम का टोटल कॉस्ट चाहिए, एस का चाहिए और टी का चाहिए। ये तो तुम्हें ये बताएगा, ये जो तुमने टोटल किया है कितना आ गया? 140 प्लस 40, 1,80,000। ये तो जस्ट टोटल पावर के इतने खर्चे को एलोकेट किया तुमने। अनयूज्ड कैपेसिटी पूछा है, अनयूज्ड कॉस्ट नहीं पूछा। कैपेसिटी और कॉस्ट में फर्क होता है। अनयूज्ड कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, तो अनयूज्ड कैपेसिटी कितना है? टोटल किलोवाट आवर 3 प्रोडक्ट में आपने कितना यूज कर लिया?
45,000 किलोवाट आवर यूज कर लिया, बल्कि हमारा कैपेसिटी कितना था 50,000, तो अनयूज्ड कैपेसिटी कितना है 5,000 किलोवाट आवर, और पर किलोवाट आवर 4 रुपए का खर्चा 20,000 रुपए इज द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। इंस्पेक्शन टोटल कितना करवा सकते थे 10,000, आपने टोटल इंस्पेक्शन कितना करवाया 9,000। तो अनयूज्ड कैपेसिटी कितना 1,000, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी 1,000 इंटू 30 30,000। कोई है जिसको नहीं समझ में आया बोलो। क्लियर है ना? अब बताओ इस चैप्टर में मेरे को कोई बेस देने का जरूरत है क्या? आप जो ओवरहेड कर रहे हो वही बांट ही तो रहे हैं। क्वेश्चन चीख चीख के तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से बांटना है, बस आप बांटते जाना उन खर्चों को। पहले हमने कॉस्ट पर ड्राइवर निकाल लिया, फिर उस कॉस्ट पर ड्राइवर के अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट या जिस जॉब में जितना यूज हो रहा था उतना कॉस्ट हमने एलोकेट कर दिया। जो कॉस्ट एलोकेट नहीं हो सका उसको हम लोग बोलते हैं अनयूज्ड कैपेसिटी। हाँ चलेगा। मेरी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। मैं तो तीर्थ करके आ सकता हूँ इस चैप्टर के अंदर में। जब तक तुम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक मेरा एक तीर्थ हो जाएगा। सर आपको हमारी जरूरत पड़ी। पड़ी ना, तुम लोगों ने कैलकुलेट करके दिया। तुम्हारे बिना मेरा क्या वजूद। जाहिद क्लियर है? यस सर। थ्योरेटिकल है, उसके लिए स्पेस छोड़ देना। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल के फोकस है कि एबीसी से जब क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क का क्वेश्चन टपका देते हैं। 5-5 मार्क का आया लास्ट अटेम्प्ट में, 5-5 मार्क का आया, तो इस अटेम्प्ट में तो मान के चलो कि 10 मार्क आएगा। ये देखिए कहाँ गया आपका एबीसी। 10 मार्क, 15 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 10 10 10 9 10। ये 10 में से ये जो 5 मार्क का जो दिख रहा है ना 6 नंबर में,
ये थ्योरी है, शिक्षा में थ्योरी है, बाकी सब प्रैक्टिकल। सब प्रैक्टिकल। हाँ कभी दो टाइम से थ्योरी आ रहा है, बाद में थ्योरी से पांच नहीं, अभी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है। और अभी चांसेस क्या है पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरहेड और एबीसी दोनों फिर से प्रैक्टिकल आने का चांसेस है, 10-10 मार्क। अच्छा ही है। तो ओवरहेड तो लास्ट टाइम में थ्योरी है। हाँ, उससे लास्ट टाइम आया भी नहीं। और नॉर्मली देखो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क ओवरहेड आता है तो 10 मार्क एबीसी, 10 मार्क ओवरहेड 10 मार्क एबीसी, फिर यहाँ 15, यानी दोनों चैप्टर मिला के ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, एवरेज में 15 से 20 मार्क, 15 से 20 मार्क है, और दोनों एक जैसा ही चैप्टर है। समझ आया? तो फोकस से करोगे तो काम हो जाएगा। वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद ये और हो जाए, सोने पे सुहागा, फिर 40 तो ऐसे नॉर्मली ला सकता है कोई भी बच्चा। फिर तो आराम से 40 आ सकते हैं। फिर हम एग्जामिशन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे एग्जामिशन सिक्योर करना है। ठीक है, करो। नंबर 2 डन। जिसका 2 हो गया, हाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, 5-7 लाइन जैसा स्पेस, ठीक है, वो उतना स्पेस छोड़ दो। बाकी दिखाएगा क्या? हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट हम जब कवर करेगा, क्योंकि अभी मेरे मोटिव है कि बिना कोई नॉलेज के आप लोग कितना कैप्चर कर सकते हो। सब तो छोड़ा ही नहीं जब स्टार्टिंग से। कहाँ से? वो नहीं बाबा, इस सॉल्यूशन के अंदर। बाकी थ्योरी तो लास्ट में लिखोगे तभी, बस ऊपर में चैप्टर का हेडिंग तो डाला है ना, तब बस ठीक है, चलेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थ्योरी है इसका। क्या चीज? नंबर 3 पॉइंट जो है इसका, हाँ, वही थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, 6-7 लाइन चलेगा बस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं बोला ही सब उल्टा पुल्टा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब 1 में भी पता है क्या करना है, क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ कि क्या करना है उस 1 के अंदर में। ये सबका हो गया ना? इसमें किसी को डाउट, रुद्रांग डाउट? ये तुम इधर काहे नहीं बैठता, उधर से नहीं दिखता? इधर बैठ जाओ उन लोग के साथ, थर्ड रो में। इधर से साइड एंगल में प्रॉब्लम होता होगा ना? हाँ, इस तरह बैठ जाओ। और तुम पेजेस में लिख रहा है क्या? कॉपी? अच्छा, ठीक है। कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछने का। Anyone those who are unable to understand, please do ask me. पूजा जी, कोई डाउट? अनयूज्ड कैपेसिटी, तुम टोटल कितना यूज किया? तुमको क्वेश्चन फ्रेमिंग को याद करना सीखना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन याद होना नहीं होगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तुम्हारा टोटल कैपेसिटी था 50,000 किलोवाट आवर, और तुम 3 प्रोडक्ट के अंदर में यूज कितना किया है? तो अनयूज्ड कितना? 5,000 किलोवाट आवर, और पर किलोवाट आवर का कॉस्ट लगता है 4 रुपए करके। तो 5,000 इंटू 4, 20,000 इज योर अनयूज्ड कैपेसिटी। सिमिलरली क्वालिटी इंस्पेक्शन, 10,000 क्वालिटी इंस्पेक्शन तुम करवा सकते थे, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट। बट कितना इंस्पेक्शन करवाया तुमने? 9,000। तो अनयूज्ड कितना? 1,000। एंड पर इंस्पेक्शन आपका 30 रुपीज का नुकसान। क्या? 18 और 27 कौन सा? कौन सा आया 18 और 27? कहाँ आया? अरे टोटल 2 लाख का खर्चा होना था, तुम्हारा कॉस्ट हुआ पावर का 1,80,000। टोटल 3 लाख का कॉस्ट लगना था, एंड तुम्हारा कॉस्ट लगा 270। हाँ,
ठीक है, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। बताओ तो सही मुझे करना क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। सब चालू ही हो गया। रेट पर डायरेक्ट लेबर आ निकालना। वो आता है क्या आप लोग को? ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर मतलब कौन से चैप्टर की बात कर रहा है वो? ओवरहेड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात कर रहा है कि आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है कैसे। दिया हुआ है, ऊपर ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आ। डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे करना है। देखो सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट showing the unit cost and total cost of each product using absorption costing method। absorption costing method का मतलब जिस प्रीवियस चैप्टर में जो किया था वो। absorption costing में हम लोग क्या करते हैं, पहले absorption rate निकालते हैं and that rate is added to the product। तो absorption costing लगाना है, ठीक है, लगाएंगे। आपको बता दिया कि आपने टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स में किया है इतना, इतना और इतना, 3 प्रोडक्ट बनाते हो ए, बी और सी, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये पर यूनिट है, ध्यान रखना, इतना लग चुका है। क्लियर है? तो डायरेक्ट खर्चा तो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको तो अपोर्शन करना ही नहीं है, हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपोर्शन करना होता है। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज ₹10 पर आवर, यानी ये तो इसका रेट निकालने के लिए बोल दिया। यदि प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए यू रिक्वायर 30 मिनट, ठीक है। एंड लेबर को कैसे पे करते हो? 10 रुपए घंटा। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपीस का लेबर चला गया? ए का एक यूनिट बनाने के लिए कितना रुपीस चला गया आपका? 5 रुपए, नॉर्मल है। फॉर 60 मिनट ऑफ वर्क यू पे हिम ₹10। He has worked for 30 minutes on 1 unit of product A. So how much direct labor cost will be incurred by you? 5 rupees। इधर आ गया ₹5 पर यूनिट। सिमिलरली इधर बताओ 7.5 पर यूनिट रुपीस, एंड उधर 10 रुपए। मटेरियल में तो टेंशन ही नहीं हो, तो रुपीस में ही है। आगे बोला द बजटेड मटेरियल कॉस्ट, ओहो रुपीस में नहीं था, वो तो किलोग्राम में है। 1 unit of A requires 4 kg of material and 1 kg of material you purchase for ₹2। तो 4 किलो का मटेरियल के लिए कितना रुपए खर्चा किया होगा? 8 रुपीज इंटू 2 करेंगे तो 8 रुपए आ जाएगा। सिमिलरली इधर 12 रुपए और इधर, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं मटेरियल लगता है एक यूनिट का ए बनाने के लिए 8 रुपए का, इसका 12 रुपए और इसका 6 रुपए। लेबर का खर्चा लग जाता है 5 रुपए, 7.5 and 10। दिस इज माई प्राइम कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अरे बाबू समझ में आया क्या 5 रुपए वाला? देन 19.5 16 रुपीज, ये तो प्राइम कॉस्ट आ गया पर यूनिट का। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड बोले तो इनडायरेक्ट खर्चा, budgeted at 99,450 and were absorbed to product using direct labor hour rate। डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ओके। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना पड़ेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट की बात कर रहा है। व्हाट विल बी योर एब्जॉर्प्शन रेट? budgeted overhead divided by budgeted labor hour। ओवरहेड कॉस्टिंग में सीखा था 99,450 is your
budgeted overhead. What will be your budgeted labor hour? 5 अब कुछ लोगों का आंसर आ गया 5850 आवर्स, जिसका नहीं आया निकालो और बताओ ये कैसे आया 5850, और नहीं समझ में आया तब भी पूछो। 17 तो इधर क्या करेंगे, ओवरहेड ऐड कर दोगे। ओवरहेड कितना आया, जिसका भी आ गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। 17 पर लेबर आर आया ना, तो मटेरियल ए का 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आर लगता है, 30 मिनट्स। तो 17 रुपए तो पर आर है, 8.5। और बी के लिए और सी के लिए 17। तो आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 21.5, 32.25, 33। अब प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई यूनिट प्रोड्यूस्ड 4000, 3000 एंड 1600, तो मिल गया टोटल कॉस्ट। यही तो पहला क्वेश्चन मांग रहा था आपसे। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सुनो अभी भी, ठीक है, इन लोग बाकी जिनका आ गया वो ये स्टेटमेंट बना लो, ऊपर हेडिंग लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब जिसका 5850 आवर्स नहीं आया वो बताओ मेरे को, किसका किसका नहीं आया, नहीं आया। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकाल सकता है, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट्स लगता है। क्वेश्चन मैं यही बोल रहा हूं, क्वेश्चन याद होना बहुत जरूरी है। ABC Limited is a multi-product company manufacturing 3 products A, B and C. The budgeted cost and production. Budgeted क्वेश्चन खुद बता रहा है कि बजटेड प्रोडक्शन कितना है, 4000, 3000 एंड 1600। और एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट यानी 0.5 आवर चाहिए आपको। तो टू प्रोड्यूस टोटल 4000 यूनिट्स ऑफ ए, हाउ मेनी आवर्स यू रिक्वायर्ड। एक यूनिट को बनाने के लिए यू रिक्वायर 30 मिनट्स। तो टू प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स, हाउ मच आवर्स यू रिक्वायर्ड। 4000 into 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट। एक आवर में 60 मिनट होता है ना, तो 2000 आवर्स चाहिए आपको ए को बनाने के लिए। बी को बनाने के लिए कितना चाहिए, 3000 into 45 मिनट यू रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 60 मिनट करेंगे 2250 आवर्स। एंड सी को बनाने के लिए तो सिंपल है, 1600 into 60 by 60 मतलब 1600 आवर्स। सो व्हाट विल बी योर बजटेड लेबर आवर, 5850 आवर्स। बस हो गया। तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिल गया। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिलेगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। तो आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया था, मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। दैट वाज द पॉइंट नंबर 1। जो क्वेश्चन मांगा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, बताओ क्या बनेगा इससे। अच्छे से बताओ कि पॉइंट नंबर 1 है, इसका तुम हेडिंग ऊपर में क्या लिखेगा, तुमको सेल्फ सॉल्व करना होता तो। Statement showing the absorption rate.
Why? Statement showing unit cost and total cost by absorption costing method. हर्षा, पूर्णिमा, समझ में आया? जी सर। आयला, यस सर। एक जन रूम में बैठा और एक जन कहीं और। रोशनी, दो ओवरहेड का कुछ हाँ। पोर्शन पेंडिंग है, बट समझ में आया? हाँ, ये वाला समझ आ गया। ऐसा ही है, सिंपल सिंपल, इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना। क्या हो गया? सही है, फैक्ट है। सर उसका कैमरा ऑफ रहेगा। क्लास गंदी हो गई। डायरेक्ट लेवल पर यूनिट जो है तो ऐसे ही निकला है ना 30 डिवाइड बाय 60 into 10 30 मिनट 30 है तो डिवाइड बाय 60 कर देगा तो घंटे का निकल जाएगा। उसके बाद इनटू जितना रेट है 10 इंटू, हाँ 10 यूनिटरी। मैक्सिमम ऑफ द कॉस्टिंग तो यूनिटरी मेथड में ही चल जाता है। 60 मिनट्स के लिए तुम एक्स वैल्यू पे करते हो, व्हाट विल बी द पेमेंट फॉर 30 मिनट्स। कोई भी कैलकुलेशन किसी को नहीं समझ में आया पूछ सकता है। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बताऊंगा, फिर सेल्फ भी करना है तुम लोग को। सीखो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस से देख देख के कि कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन। क्या ये तो ठीक ही किया होगा? कौन सा कर रहा है? ये वाला ही सर। सेकंड पार्ट। नहीं, फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन साफ साफ मांगा था, कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट तो डाली ही है। पहले यूनिट वाइज किया था। कैसे है प्राइम कॉस्ट तुम्हारा यूनिट वाइज आ रहा है, वो ऊपर टोटल आ रहा है, कुछ वैसा कहानी चल रहा है क्या? ऊपर क्या है, हमको दिख ही नहीं रहा। 8 रुपए 5 रुपए तो डायरेक्ट दिखना चाहिए। अलग पहले ऐसे ही थे। उसको मल्टीप्लाई करके दिखाया। और फिर नीचे प्राइम कॉस्ट क्या दिखा रहा है? पर यूनिट दिखा दिया। ऊपर में टोटल वैल्यू चल रहा है, देखो क्या है। देखो काम तो गलत है ही। सुनो, जब भी कैलकुलेशन दिखाए तो ऐसे मत दिखाओ, नीचे ब्रैकेट में दिखाओ। एक होता है मेन प्रेजेंटेशन और एक होता है कैलकुलेशन। वो पर यूनिट का जो कॉस्ट निकाला है। हाँ, ये जो 8 रुपए, जो 4 into 2, हाँ बाकी, हाँ। बस वो जो ऊपर दिखा रहा है वो ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, वैसे गंदा दिख रहा है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिख रहा है। यहाँ तो सिर्फ पर यूनिट का कॉस्ट आएगा ना, उसके नीचे में दिखा दो तुम उसका कैलकुलेशन कैसे निकाला, या ब्रैकेट में डालो, जो भी है। नंबर 1 हो गया, पार्ट 1।
पार्ट 2 में क्या करना है? पार्ट 2 में पार्ट 1 में तो पार्ट 1 एक तो कर लेते दोनों। अच्छा पार्ट 1 नहीं हुआ क्या? नंबर 2 पढ़ो, आगे बढ़ो। फोन है तो वो रहा बुक मदद पता ट्रैक करते जाओ, कीप ट्रैकिंग, कांटेक्ट द कोरियर पर्सन, कोरियर कंपनी। बीओएस तो क्या ही करेगा, नहीं तब तक फोन में देखना। हाँ तब तक कुछ प्रिंट आउट निकाल के काम चलाओ। अभी तो है बुक पास में, राइट लेफ्ट दोनों जगह है तो करो। कोई डाउट होने से पूछना। ओवरहेड पर यूनिट का 8.9 करना बता मुझे। पचीस ओवरहेड पर यूनिट का अबे 1 घंटे के लिए 17 रुपए पेमेंट करते हो तो 1 यूनिट को बनाने में कितना मिनट चाहिए? 30 मिनट्स। तो 30 मिनट के लिए कितना पेमेंट करोगे? सिर्फ 60 मिनट्स के लिए तुम्हारा ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा 17 रुपए, तो 30 मिनट्स के लिए कितना होगा? अबे डिवाइड 60 मिनट के लिए तुम पेमेंट करता है किसी को 17 रुपए का, तो 30 मिनट्स के लिए कितना पेमेंट करेगा? 17 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स इंटू 30 मिनट्स, तो 8.5। सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का। बहुत खराब है यूनिटरी मेथड। कर सकता था, करके वो वैसे कर सकता था, कुछ वो है नहीं। कोई बात नहीं, मिक्स फीलिंग है। और गुड मुझे तो आज सर भी दुख यार राखी क्या क्या नंबर 2 में क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। ठीक है, मतलब ड्राइवर के हिसाब से पूछ रहा होगा कुछ। पहला पार्ट तो हमने कर लिया। अब नीचे देखो क्या बोला, यू हैव 3 कॉस्ट ड्राइवर्स, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? आपका जो टोटल ओवरहेड लगा है वो 3 जगह लगा है। अभी तो हमने क्या किया, कॉमन सबको क्लब करके 17 रुपीज का रेट निकाला और हर प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली वो जो टोटल ओवरहेड है ना, दैट इज 99,450, वो 3 एक्टिविटी में लगा है। एक मटेरियल हैंडलिंग में, एक स्टोरेज कॉस्ट में, और एक इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों का खर्चा मिला के आपका टोटल ओवरहेड बनता है, राइट? तो आपको बांटना भी उसी हिसाब से चाहिए ना। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में मटेरियल हैंडलिंग ज्यादा है तो किसी दूसरे प्रोडक्ट का स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा है,
तो किसी तीसरे प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बट आप एक कॉमन कॉस्ट सारे प्रोडक्ट में चार्ज कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सा था। आई बात समझ में? तो यहां पे बोला क्वेश्चन ने 99,450 जो आपका टोटल ओवरहेड कॉस्ट है वो 3 जगह लगा है, ठीक है। और इसका अपोर्शनमेंट क्वेश्चन खुद बोल रहा है मटेरियल हैंडलिंग किस हिसाब से होता है, वेट्स ऑफ मटेरियल, जो जितना भारी सामान होगा उसको हैंडल करने में ज्यादा खर्चा आता है। स्टोरेज कॉस्ट, जितना नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल यूज होगा, मतलब बैचेस मतलब लॉट, उतना ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा मशीन ऑपरेशन जिस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है वहां इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम्ड हो रहा है, क्वेश्चन ने बता दिया। नीचे क्वेश्चन बोल रहा है डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वाज एज फॉलोज, मटेरियल ए में कितना बैचेस ऑफ हुआ है काम, 10, 5, 15, whereas नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस इतने हुए हैं। क्या चीज? हाँ वेट भी होगा, क्यों नहीं होगा, कहीं तो होगा। ये किलो क्या होता है? यही तो वेट है। मटेरियल ए के लिए टोटल कितना वेट लगा होगा, आई मीन प्रोडक्ट ए में जितना भी प्रोड्यूस किया आपने, टोटल कितना वेट्स ऑफ मटेरियल यूज कर लिया, 4000 इंटू 4। एक यूनिट के लिए 4 किलो यूज करता है, तो 4000 केजी के लिए कितना मटेरियल यूज किया, वेट 16,000 केजी, और इधर 18,000 केजी, 4800 केजी। तो एक बात बताओ, वेट्स का रेशियो क्या हो गया? 160:180:48। इसको और छोटा कर लो, कितना आ रहा है? तो बता दो तो। कैलकुलेटर में भी कर सकता था डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना है, इसको मटेरियल हैंडलिंग को डिवाइड करना है क्या? यस, अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो। मटेरियल हैंडलिंग में टोटल खर्चा इतना लगा, स्टोरेज में इतना लगा, और इलेक्ट्रिसिटी में इतना लगा। एक बार तीनों का टोटल बताओ तो मेरे को, समझे? मतलब जो 99,450 आपका टोटल ओवरहेड है वो 3 एक्टिविटी में लग रहा है, एक मटेरियल हैंडलिंग में, और एक स्टोरेज कॉस्ट में, और एक इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेस्ट तो वही है ना, मटेरियल हैंडलिंग का मटेरियल के हिसाब से बांटो कॉस्ट को, स्टोरेज का स्टोरेज के हिसाब से, और इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट को और ड्रिल डाउन कर लिया आपने, क्लियर है? तो अब मटेरियल का कॉस्ट जब तुम बांटोगे, आपके पास 3 प्रोडक्ट है, ए बी सी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट तो पता ही है हमें, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना था? अबे रुपीज। 2 रुपया पर केजी। 1 यूनिट ऑफ ए का बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 8 रुपया। 6, ठीक है। और लेबर कितना लगेगा? आप कोई कैलकुलेट कर रहा है तो महाबेवकूफ, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपका। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेगा, ओवरहेड को 17 रुपए पर लेबर आवर के बेसिस पे नहीं करेगा, वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उसके अंदर 3 तरह का एक्टिविटीज है, तो उस एक्टिविटीज को उसके ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, अपोर्शन करो। तो ओवरहेड अब कैसे जाएगा? मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा
पर यूनिट बताओ मेरे को। अरे आपको तो एबीसी के अकॉर्डिंग में पूरा बनाना पड़ेगा ना स्टेटमेंट, फिर से दिखाना ही पड़ेगा। और दोनों अलग अलग मेथड्स है, तो दोनों में एक तरह से अलग से कॉस्ट शीट तुम बना रहे हो। तो मटेरियल हैंडलिंग कितना था, 4 किलो, 6 किलो और 3 किलो। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg, बी का एक के लिए 6 kg और 3 का एक को बनाने के लिए 3 kg। तो मटेरियल हैंडलिंग किस रेशियो में बटेगा, 4:6:3 में। कितना आएगा पर यूनिट, मेरे को पर यूनिट बताओ सबसे पहले तो। अब सुनो मेरी बात, पर यूनिट निकालने के लिए आपको पर केजी का कॉस्ट भी तो पता होना पड़ेगा। यहां पे आपको टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पता है, एंड मटेरियल हैंडलिंग डिपेंड करता है वेट्स ऑफ मटेरियल पे। तो जब तक पर केजी कितना मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आता है आप पर यूनिट नहीं निकाल सकते। टू फाइंड आउट पर केजी कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 29,100। पूरे तीनों प्रोडक्ट को मिला के टोटल कितना मटेरियल हैंडल्ड हुआ आपका, निकाला था ना। 4 into 4,000, 3,000 into 6, 1,600 into 3, कितना 38,800 kg। कोई है जिसको ये नहीं पता कैसे आया 38,800? नहीं आया। एक यूनिट ए का बनाने के लिए 4 kg मटेरियल चाहिए। तो टू प्रोड्यूस टोटल 4,000 यूनिट्स, हाउ मच kg ऑफ मटेरियल यू रिक्वायर्ड? 4,000 into 4, तो 16,000 kg चाहिए। Similarly, here you required 18,000 kg and here you required 4,800 kg। ठीक है, तो टोटल मटेरियल टू प्रोड्यूस ऑल द 3 प्रोडक्ट कितना चाहिए था मुझे, 38,800 kg। And for this 38,800 kg to handle this material, you incurred a cost of 29,100. So what will be cost per kg? 0.75 per kg। समझ में आया? इसका मतलब पर यूनिट ऑफ मटेरियल ए के लिए कितना चार्ज करोगे मटेरियल हैंडलिंग? इफ 0.75 पर केजी है, मटेरियल ए में तो 4 किलो लगता है ना, तो 0.75 into 4 यानी 3 रुपए का खर्चा आएगा। अरे 0.75 कॉस्ट है 1 केजी के लिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 4 केजी? तभी तो पर यूनिट का आ जाएगा मटेरियल बी के लिए। हाँ क्या चीज? हाँ तो लास्ट में तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे, प्रोडक्शन कर दो। सेम वे में जैसे ऊपर वाला किया, सेम नीचे वाला ही करना है। प्राइम कॉस्ट यूनिट में लिखा, फिर अपोर्शन कर दिया इन द रेशियो ऑफ। हाँ तो ऊपर पर यूनिट है, नीचे में तुम टोटल मार दिया। तुम्हारा शीट कैसे बन रहा है, कॉस्ट शीट? तुम खुद इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट को जब प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट मुंह पे मार के वापस भेज देगा, जाओ अच्छे से बना के लेके आओ। अंबानी जी को नहीं समझ में आया तुम्हारा कॉस्ट शीट। अंबानी जी तो चलो बिजनेसमैन है, टाटा जी को नहीं समझ में आया, ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना आएगा? अरे 75 पैसे 1 किलो के लिए लगता है, और बी का एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? 4.5 रुपए। नेक्स्ट, ये तो हो गया मटेरियल हैंडलिंग पर यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट खर्चा था स्टोरेज। स्टोरेज कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो मुझे पर बैच का कॉस्टिंग चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस।
3 यूनिट्स ए, बी और सी को बनाने के लिए टोटल बैचेस लगे कितने हैं? 30 बैच लगा तुम्हारा, ठीक है। तो पर बैच का कॉस्टिंग कितना? 1040 पर बैच का कॉस्टिंग है। क्लियर है ये चीज? कॉस्ट पर बैच समझ में आया? एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा? ये कैसे निकालेगा? सुनो मेरी बात, जितने भी प्रोडक्ट ए में मटेरियल लगा है वो टोटल 10 बैचेस में डिवाइड किया गया आपका। मतलब एक बैच में 400 यूनिट। टोटल 16,000 क्या बोल रहे? अच्छा 16,000 बोला। अरे बैचेस वैसे नहीं, बैचेस होते हैं आप, बैचेस मटेरियल वाइज नहीं होता, यूनिट वाइज होता है। एक बार में इतना यूनिट बनेगा, जैसे मशीन में तुम एक डाला तो एक बार में मेरा 100 पेन निकल के आएगा, तो वो 100 पेन का इज 1 बैच, ठीक है। जैसे कि सपोज 25 स्टूडेंट, तो मेरा बैच साइज कितना है? 25 स्टूडेंट, 25 करके यदि मैं टोटल बोलता हूँ 250 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरे टोटल कितने बैचेस हो गए? 10 बैच हो गए ना। तो मेरे को पहले एक बैच का कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, वो निकाल लिया। अब मुझे पर स्टूडेंट का कॉस्टिंग चाहिए, पर यूनिट। आई बात समझ में? यहाँ पे पर बैच तो आपने बोला है 1040 लगता है, ठीक है। तो मुझे पर यूनिट मटेरियल ए का एक यूनिट बनाने के लिए स्टोरेज कॉस्ट कितना जाएगा? टोटल कॉस्ट लगेगा मटेरियल ए का, मटेरियल ए के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? पर बैच है 1040, 2.6 करेक्ट। हाँ, कितना लगेगा? 1040 रुपए एक बैच के लिए लगता है, ठीक है। एक बैच का मतलब कितना यूनिट्स हो गया? 400 यूनिट। तो एक यूनिट का कितना लगेगा? आपके टोटल 4000 यूनिट्स है, टोटल यू हैव 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल 10 बैचेस में बनते हैं ये। तो एक बैच में तुम कितना बनाता होगा? अरे 4000 यूनिट टोटल प्रोडक्शन होता है तुम्हारा मशीन में, और ये प्रोडक्शन एक एक यूनिट करके नहीं बनता है, एक बार में कुछ सर्टेन एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं, लेकिन कितने बनते हैं वी डोंट नो, बट वी नो टोटल 10 बार में सारा बन जाएगा। तो एक बार में कितना बनाओगे? इफ 4000 यूनिट्स टोटल बनाना है एंड इट विल बी रनिंग, मशीन 10 बार रन करेगा, तो एक बार का रन में 400 यूनिट बन जाएगा ना मेरा, यानी एक बैच में मेरा 400 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? तो और एक बैच का कॉस्ट है 1040, तो एक यूनिट का कितना होगा? 1040 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स। सर एक बैच में अगर पॉइंट में बन रहे यूनिट्स तो फिर कितने देंगे? फिर टोटल में निकालना होगा, इनटू टोटल नंबर ऑफ बैचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तब वो डेसिमल्स नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं बन सकते यूनिट्स। बाकी निकालो। 1.73 ये आ गया स्टोरेज कॉस्ट। कितना ही थ्योरी लिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो प्रैक्टिकलिटी है, यूनिटरी मेथड, इसमें थ्योरी भी नहीं लिखा सकता मैं। इवेलुएट आपको करना ही पड़ेगा, पर बैच पर यूनिट, इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा कॉस्टिंग में। इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस। एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 6 बार मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है, तो टोटल मशीन ऑपरेशंस निकालना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट पर मशीन ऑपरेशन का कॉस्ट। यहां पे डिवाइडेड बाय करने के लिए तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस चाहिए ना। तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कैसे निकालोगे? फॉर 1 यूनिट यू रिक्वायर 6 मशीन ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्ट ए,
तो 4000 यूनिट के लिए कितना होगा? 24,000 मशीन ऑपरेशंस। फिर बी के लिए 9,000 मशीन ऑपरेशंस एंड सी के लिए, तो टोटल मशीन ऑपरेशंस कितने हुए? 36,200 ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है, तो पर ऑपरेशन, पर मशीन ऑपरेशन कॉस्ट कितना आएगा? 1.081, 3 तक ले लेते हैं। पर मशीन ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया यहां तक? पर मशीन ऑपरेशन निकला। तो प्रोडक्ट वाइज पर यूनिट कितना चार्ज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी लगता है एक बार मशीन ऑपरेट करने में 1.081। तो एक यूनिट ऑफ ए का बनाने के लिए कितना बार ऑपरेट करते हो? 6 बार इंटू 6.486 या 49, जो भी। इस तरीके से आपका ए का, बी का और सी का फिर आप टोटल कर दोगे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। दैट वाज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जहां पे कुछ नया नहीं सीखा, माथा कहाँ खराब हो रहा है पता है? कोई तो केजी पे है, कोई बैचेस में है, कोई ऑपरेशंस में है, उसको कैलकुलेट करने में। एंड एवरीथिंग इज यूनिटरी मेथड। आपको समझना पड़ेगा कि हम 10 बैच में इतना यूनिट्स बनाता है तो एक बैच में कितना बनाएगा। इफ एक बैच में इतना एक्स यूनिट्स बना रहा है और एक बैच का खर्चा इतना है, तो मेरा इतना यूनिट्स का कितना खर्चा होगा। तो इंटरप्रिटेशन है, कोई वो नहीं है कि हम फॉर्मूला लिखा सकता है या थ्योरी लिखाएगा, और थ्योरी है ही नहीं, एंडलेस है। फिर तो कॉस्टिंग कभी हम कर ही नहीं पाएंगे। यू शुड नो यूनिटरी मेथड, इतना तो आना ही पड़ेगा आपको। तो कैसे करोगे इसको? हमेशा सबसे पहले ओवरहेड रिकवरी रेट बाय एबीसी कॉस्टिंग कर लिया हम लोगों ने। हाँ, नहीं, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। हाँ, दिखा तो दिया बट तुम उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे ना। समझ गया। कल को कोई सिली मिस्टेक हुआ, इस चीज का मार्क्स तो मिलना चाहिए ना हमें, बट वो साइड कैलकुलेशन में इस चीज का मार्क्स नहीं देगा। फिर वो उस शीट को ऑब्जर्व करता है, वो उसको लगता है स्टेटमेंट गलत है, तो बहुत मिनिमल स्टेप मार्किंग देता है। बट जब आप कॉस्ट पर ड्राइवर को अलग करते हैं तो इसका भी मार्क होता है स्टेप मार्किंग में, आपको इसका मार्क्स तो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट पर ड्राइवर या ओवरहेड रिकवरी रेट बाय एबीसी कॉस्टिंग अलग अलग करना। हाँ हाँ, ये वाला में करे, बस ध्यान रखना कि हम अलग अलग करें। प्लीज किसी को भी ये निकालने में प्रॉब्लम हुआ है तो पूछ लो। रोशनी, एनी डाउट? नहीं समझ गया।
समझ में आया? ये निकाला? तो 4000 डिवाइड बाय 10 तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। ऐसी बात है। बोलो। पहला दिन है कि जैसे नहीं निकला तो क्यों? पहले दिन वो दूसरा मेथड था। पूरा बन गया। स्टेटमेंट मतलब पूरा। हो जा क्लियर है? इरशाद डाउट? वो कर सकते। पढ़ो क्या है? तो इसमें भी पूछ दिया है, हर क्वेश्चन के फिर नहीं, वो तो कमेंट है, तो उसमें तो एक्सपर्ट है। उसमें तो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग क्या कर रहा था
एब्जॉर्प्शन रेट ले लिया, एक कॉमन एब्जॉर्प्शन रेट सब प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया। नहीं, ब्लैंकेट रेट पूरा डिपार्टमेंट वाइज होता है। यहाँ हो सकता है कि डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट का हमने एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाला और कॉमन चार्ज कर दिया सब में। तो दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस होने का रीजन है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन टेक्निक, है ना। अंडर, देखो ब्लैंकेट क्या होता है, पूरा एक फैक्ट्री का कॉमन रेट, सब चीज के लिए। हाँ हर चीज के लिए। बट ये तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 प्रोडक्ट बन रहा होगा, उसका रेट निकाला था हमने। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओवर ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी मेथड में प्रॉब्लम ये है, डिफरेंस इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। एबीसी में हम लोग हर एक ड्राइवर को इंपॉर्टेंस देता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, वेरेज वहां पे एक कॉमन रेट यूज होता है, ठीक है। एंड कौन सा ज्यादा बेटर है? यस, हाँ एबीसी इज मोर एक्यूरेट। इतना हुआ। हाँ कंक्लूजन में बता देता हूँ। कोई नहीं, जो मेरे से छापा भी मैं सबको अपॉर्चुनिटी देगा एक क्वेश्चन में सेल्फ करने का। ये हुआ दिक्कत कहीं पे? इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया? ठीक, 1.081 पर मशीन ऑपरेशंस निकाला था ना हमने, है ना। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना था, और एक यूनिट का ए के लिए आपका ऑपरेशंस होता है 6 टाइम्स, बी का 3 और सी का 2। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मशीन ऑपरेशंस मिल जाएगा। वंस यू फाइंड आउट द टोटल मशीन ऑपरेशंस, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मशीन ऑपरेशंस करोगे तो पर मशीन ऑपरेशंस आ जाएगा, ठीक है। ये तो पर मशीन ऑपरेशंस है, एंड ए में टोटल मशीन ऑपरेशंस होते हैं 6 टाइम्स, तो इंटू 6 कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट बी 3 मशीन ऑपरेशंस होते हैं, एंड पर मशीन ऑपरेशन कॉस्ट यू नो 1.081, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो पर यूनिट ऑफ बी मिल जाएगा, एंड सिमिलरली सी का। उस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी का निकाला। क्लियर है? थर्ड पार्ट रीड करो क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है। और 5 प्रैक्टिकल। तो कंपाइलर में किसी को ये 9 क्वेश्चन से हो और कॉन्सेप्ट में पहले लिखा भी नहीं है। तो ना तो होता तो कंपाइलर तो कंपाइलर हाँ हो गया। कंक्लूजन देखो क्या है, difference in total cost under both the system is due to the different method for overhead absorption। उसी की वजह से तो दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या डिसीजन दोगे? द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच सीम्स टू बी मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। एक्टिविटी में तो ज्यादा कॉस्ट आ रहा है। एक्टिविटी में एक्टिविटी कॉस्टिंग जो है ज्यादा आ रहा है क्या हर प्रोडक्ट के लिए? इस साइड का ये के लिए देखा था, सबके लिए देखो। 12 है, इसमें 8 है। देखो ट्रेडिशनल जब फॉलो कर रहे थे तब ए का कॉस्टिंग आ रहा था 86,000 टोटल, और इधर आया 1,03,600, यानी यही परफेक्ट है। लेकिन बी 96,750 टोटल कॉस्ट था, वेरेज इधर आ रहा है 86,910। यानी इफ यू हैड फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच तो ऐसे लग रहा था कि हमारा बी का कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा है। क्या चीज? पर यूनिट भी देख सकते हो, पर यूनिट कंपेयर कर लेना, क्या दिक्कत है। क्योंकि कॉस्ट देखो ना,
क्योंकि इफ कॉस्ट ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी तो कम हो जाएगा आपका, बिकॉज सेलिंग प्राइस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट सेलिंग प्राइस फिक्स होता है, सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी से नहीं है। यू आर नॉट अ ब्रांड लाइक रोलेक्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जो अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, बिकॉज वो प्रीमियम ब्रांड्स है। बट यू विल गो टू पेन सेक्शन या फिर स्नैक्स आइटम, चिप्स, सेलिंग प्राइस फिक्स है मार्केट में, कि कुरकुरे हो चाहे लेज हो चाहे अंकल चिप्स हो, 10 रुपए का पैकेट है तो 10 रुपए में ही बिकेगा ना, उतना क्वांटिटी के लिए। अब उनको तो मेन कॉस्टिंग में चेक करना है कि कॉस्ट जिसका जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा प्रोडक्ट ए के लिए, ए में कॉस्ट आ रहा था 21.5, तो हम बहुत खुश हो रहे थे कि हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, बट फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ए का कॉस्टिंग होना चाहिए था 25.09। हाँ, उस पे हमने कम खर्चा बांट दिया। यस, यानी प्रोडक्ट बी को बनाने में मेरा खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा, बट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच हमने उसमें ज्यादा कॉस्ट शो कर दिया, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी बिगड़ गया। कॉस्ट की वजह से हो सकता है कि हम फ्यूचर में प्रोडक्ट भी बनाना ही बंद कर दें, हमको ऐसा लगे नहीं यार प्रोडक्ट बी तो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, बेटर है क्लोज डाउन दिस सेक्शन और हम प्रोडक्ट ए ही बनाएंगे। बट प्रैक्टिकली प्रोडक्ट ए आपका ज्यादा कॉस्ट खा रहा था, that's why ABC is more accurate and precise. Clear है? क्या चीज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन आपको ये बताना है कि दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट पर यूनिट एबीसी था 21 रुपए 50 पैसे, इधर था 32.25 और इधर था 33। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे महंगा है सी, फिर बी और फिर ए, राइट। बट क्यों हो रहा था? हर एक प्रोडक्ट पे तुम सेम रेट से ओवरहेड चार्ज कर रहा था, बट जब तुमने एक्टिविटी कॉस्टिंग को यूज करना स्टार्ट किया तब तुम्हें पता चला योर प्रोडक्ट ए इज चीपर, सस्ता है, बट प्रोडक्ट बी उससे महंगा है और प्रोडक्ट सी उससे महंगा है। सी तो पहले भी महंगा ही था, बट ए और बी में डिसीजन मेकिंग बदल गया ना तुम्हारा, तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर प्रिसाइज। यहाँ पे कोई चूज करने का नहीं है, आपको बस ऐसा है कि फैक्ट्री के अंदर में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो एनी फैक्ट्री वेयर मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? अलग अलग तरह की साबुन, शैम्पू, ठीक है, टूथपेस्ट, फिर फिल्टर, बहुत सारी अलग अलग चीज बनाती है ना। अब सबका बनाने में कॉस्ट तो अलग ही होगा, यदि सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट एक ही रेट चार्ज करोगे तो कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं होगा ना। तो वहां हिंदुस्तान यूनिलीवर यूजेस एबीसी कॉस्टिंग। बट यदि तुम एक ही प्रोडक्ट बना रहे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, जैसे कि समझ लो यू आर मैन्युफैक्चरिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ शर्ट, वहां प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे शर्ट में एक ही ओवरहेड चार्ज कर सकता है। बट शर्ट्स में भी डिफरेंट वेराइटीज है, कॉटन है, सिल्क है, ठीक है, सेमी कॉटन है, लीलन है, अलग अलग टाइप के हैं, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, तो सब में इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग लगेगा। तो देयर कम्स योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करना प्रिसाइज आंसर नहीं देगा आपको, कर रहे होंगे पुराने ख्यालात वाले लोग जिनको अभी तक एबीसी नहीं आता। इसीलिए आज की जनरेशन में तुम लोग सीए के अंदर में कॉस्टिंग पढ़ता है, सो दैट यू कैन सजेस्ट टू द क्लाइंट कि आपको स्विच करना चाहिए, आपका जो कॉस्टिंग पर यूनिट आ रहा है ना वो बहुत गलत आ रहा है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना नहीं है। बट आप ढंग से कॉस्टिंग करोगे तो हो सकता है जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट इज द प्रोडक्ट विच इज मोर प्रॉफिटेबल। तो ये डिसीजन के लिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ, कंक्लूजन लिख लो। एंड कंक्लूजन लिखने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को सॉल्व करके बताओ। हाँ, यस,
ट्रेडिशनल अप्रोच से कॉस्ट क्लियर है, दिखा रहे। ट्रेडिशनल अप्रोच से सबसे पहले आपने क्या किया होगा, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला। एब्जॉर्प्शन रेट आपने कैसे निकाला, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर, ठीक है, कोई दिक्कत? देन नॉर्मल ट्रेडिशनल में जैसे करना था आपने वैसे किया, डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट निकालते गए, देन डायरेक्ट लेबर एंड देन ओवरहेड चार्ज कर दिया, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल गया अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट पर ड्राइवर चाहिए। जैसे पहले 3 खर्चे दिए, आपके जो टोटल ओवरहेड्स थे उनको 3 कॉस्ट में बांटा गया है। वन इज फॉकलिफ्टिंग, सुपरविजन एंड यूटिलिटीज। तो इसका पर ड्राइवर निकालना पड़ेगा। फोक लिफ्टिंग डिपेंड्स अपॉन वेट, वेट का मतलब या तो केजी, लीटर, ग्राम कुछ तो होगा, तो यहाँ पे हम सारा का सारा बेस लेके आ रहे हैं ग्राम पे, तो डिवाइड बाय टोटल ग्राम्स, तो आपको मिल जाएगा पर ग्राम फोक लिफ्टिंग का कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब करना है। सुपरवाइजिंग में डायरेक्ट लेबर आर है, तो डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आर, तो आपको मिल जाएगा पर लेबर आर कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब करना है। एंड यूटिलिटीज के लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस करना है आपको, ठीक है। क्या चीज, विच वन, ये तो यहाँ पे फिर हम लोग यही अज्यूम करेगा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, उसको फिर वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 1 लीटर कितना किलोग्राम होगा, उस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल एक बेसिक मैथ्स में जो बचपन में करते आए थे कि किलोग्राम्स को ग्राम्स में, ग्राम्स को लीटर में और लीटर को मिलीलीटर में, वही आपको बेसिस को यूज करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन देगा सो टोटल वेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एसेंशियल ऑयल चाहिए। एसेंशियल ऑयल को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। कोकोआ बटर तो ग्राम में दिया हुआ ही था। थर्ड वन इज फिल्टर्ड वाटर, क्या है तीसरा, फिल्टर्ड वाटर, ये मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो फिल्टर्ड वाटर को ग्राम्स में जब कन्वर्ट करोगे, 3 है, बेबी सॉफ्ट, गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड, 3 तरह की साबुन है। तो फिल्टर्ड वाटर बेबी सॉफ्ट गोल्ड में लगता है 30 ml, 30 ml इंटू 4000 यूनिट्स, ये आ गया टोटल मिलीलीटर, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल लीटर। एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी केजीज, फिल्टर्ड वाटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलो, इंटू 1 केजी, इंटू 1 कर देगा, ठीक है, तो ये किलो आ गया, टोटल इतना केजी है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो टोटल ग्राम्स आ गया। किलो में आया, किलो के बाद ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सिमिलरली आपका बेबी सॉफ्ट पर्ल में 30 ml यूज होता है, 30 ml इंटू 3000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 इंटू 1000 प्लस, फिर टोटल को मेरे को एक साइड रखना है, और एक था ना 30 ml इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका टोटल लीटर आ गया, मल्टीप्लाई बाय केजी, तो टोटल केजीज आ गए, कन्वर्ट देम इनटू ग्राम्स। तो मुझे बताओ तीनों को कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 30 इंटू 4000, 30 इंटू 3000, 30 इंटू 2000। इसको और एक शॉर्टकट बताता हूं जिसको ये नहीं समझ में आया।
हर एक के लिए तो 30 ml ही लगता है तुम्हारा। एवरी यूनिट, चाहे बेबी सॉफ्ट, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, कोई भी साबुन बनाओ 30 ml लगेगा। टोटल कितना साबुन बना रहा है? प्लस कर लेगा 9000, यानी इतना टोटल मिलीलीटर आ गया। डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर, यू विल गेट टोटल लीटर्स इंटू 1 इंटू 1000 ग्राम, तो ग्राम्स में आ जाएगा 2,70,000 ग्राम्स। यहाँ पे बोला था कि शादी करना। हाँ कोई बात नहीं, दिखाया, यू आर गुड। अरे हाँ, वर्किंग नोट, कोई बात नहीं, यू आर गुडेस्ट। केमिकल, केमिकल 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम। 10 ग्राम इंटू 4000, 12 इंटू 3000, 15 इंटू 2000, इतना टोटल ग्राम लग रहा है आपका, है ना? तो इतना टोटल है, तो कितना हो गया? ये ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? रोशनी, यस सर। जाहिद जाहिद भी समझ गया। रोशनी सो गया? भैया 1 मिनट, हम तो खुद ही प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तुम प्रोसेस कॉस्टिंग कर लो फिर। हाँ, कॉस्टिंग बहुत वास्ट है, हर चीज का कॉस्टिंग हो सकता है, और हम लोग का पूरा जिंदगी कॉस्टिंग चलता है। हर चीज का कॉस्ट निकाल लेता है बैठा बैठा। कोचिंग क्लासेस जाओ तो सर का कॉस्ट निकाल लोगे, स्कूल जाओ तो स्कूल के प्रिंसिपल का कॉस्ट निकाल लोगे, हाँ, कोई ट्रिप घूमने जाना है तो उधर कॉस्ट निकालो, हर जगह तो कॉस्ट ही निकालते हो तुम। जब पापा तुमको पैसा नहीं देते तो पापा का रेवेन्यू का कॉस्ट निकाल लेता तुम। भैया हाँ, दुकान में ठेला में कुछ भी खाने जाएगा, वो 10 रुपए का 7 फुचका दिया, इसका बनाने में इतना खर्चा लगा, क्या मार्जिन है? हाँ बोलो रोशनी। अब तो क्वेश्चन हो गया ना? ये हो जाएगा, अभी तुम्हारा टोटल ओवरहेड था 58,000, टोटल ग्राम आया 9,84,000। तो 0.0589 यानी 0.06 ग्राम्स, ये आया रेट। हाँ बोलो अब। आप एक बार वो क्वेश्चन निकालो। हाँ, हम भी नीचे, थोड़ा नीचे, ये वाला जो पार्ट है ना कंसिडर वाले का, रीड करके समझाओ ना। कंसिडर वन मास, पॉइंट नंबर 1, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर। क्या बोल रहा है? एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर का 1 लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 kg, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg, and mass of output produced is equivalent to mass of input material taken together। मतलब जितना तुम मशीन में डाल रहा है उतना ही आउटपुट हो रहा है, देयर इज नो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये। तो पहले एसेंशियल ऑयल का टोटल लीटर निकाल लो, फिर उस लीटर को केजी में कन्वर्ट करो एंड केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सेम गोज फॉर फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर भी मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो पहले लीटर्स में कन्वर्ट करो, एंड लीटर से केजी, केजी से ग्राम। क्लियर है? लीटर को केजी में कैसे करेगा? अरे बोला आप ना, 1 पहले, लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 kg। अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक बोलो, कुछ बोल रहा था, हो गया? ये बोलो, यूनिटरी मेथड में से हवा हवाई क्यों हो गए? छापने तो मैं देगा नहीं, खुद से करना होता है।
तो कितना टाइम करना चाहिए अप्रोक्स? ये कम से कम आधा घंटा खा जाएगा एग्जाम में आपका। तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? आप ये क्वेश्चन पहले क्या बिल्कुल नहीं करूंगा मैं पहले इसको, ये पहले मैं तभी करूंगा जब पहला 15 मिनट मैंने पेपर के कोई क्वेश्चन को रीड नहीं किया, सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन को रीड करूंगा और इसका जितना स्क्रिबल डाउन हो सकता है करके पेपर में लिख दूंगा, ताकि एग्जाम में ताकि नेक्स्ट जब मैं पेपर स्टार्ट करूं पहला क्वेश्चन इसी को पिक करूंगा, 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा। यानी मैंने इस क्वेश्चन के लिए अराउंड 45 मिनट्स डिवोट कर दी, एंड दैट्स गुड। तो आपको स्ट्रेटेजिकली वहां सोचना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन बड़ा आया, लेकिन आता है आपको, तो जो बड़ा है उसके लिए 15 मिनट डिवोट कर दो, पूरा क्वेश्चन का स्टोरी रीड कर लो, स्क्रिबल डाउन कर लो, एंड देन सबसे पहला क्वेश्चन उसी को सॉल्व करो। हाँ, फर्स्ट 15 मिनट्स में कभी भी पूरा पेपर रीड नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन रीड करना चाहिए जिसको तुम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हो, तब आपका टाइम बचेगा। क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर भी लिया तो कौन सा रिटेन है। हम क्या करते हैं, पेपर हॉल में बैठते हैं, कितना भी मैं बोल दूं आज, पेपर हॉल में जाके तुम वही रिपीट करोगे, जाओगे पूरा पेपर देखोगे क्या क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे इसमें क्या क्या पूछा है, इधर क्या पूछा है, नॉनसेंस। पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, बस आपने ये देखा कि कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आया है, एंड वहीं से अपना मोरल बूस्ट अप करने की कोशिश करते हो, हाँ ये सारा चैप्टर हम करके आए, वहीं से पूछा है। इससे अच्छा बेटर है मार्क्स को देखो, अच्छा ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है, कोई एक क्वेश्चन को फटाक से इनिशियल 3 मिनट्स में पिक कर लो कि मेरे को ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आया था, ये चैप्टर मेरे को आता है, एंड डिवोट योर कंप्लीट 15 मिनट्स टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन। यदि वो आपने 15 मिनट एक क्वेश्चन में डिवोट किया, पेपर स्टार्ट हुआ, पहले 15 मिनट में वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, एंड आपका मोरल तब जो बूस्ट होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पहला 15 मिनट में हमारा 10 मार्क तो सिक्योर्ड है, एंड एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने 15 मिनट्स डिवोट किए, बट प्रैक्टिकली यू हैव डिवोटेड फॉर दैट क्वेश्चन हाफ एन आवर, जो चाहिए था उस क्वेश्चन को उतना समय। तो वो आपको स्ट्रेटेजिकली बैठना पड़ेगा, उस तरीके से एग्जाम को अप्रोच किया जाता है। पूरा पेपर रीड करके कौन सा तो हमें सारा सब कुछ पॉइंट्स पता चल जाता है, कुछ नहीं चलता है ना, तो कभी करना भी नहीं चाहिए पूरा पेपर रीड। सुपरवाइजिंग कॉस्ट निकाल दिया ना, 0.6 है ना, बहुत ज्यादा वो पैसों में ही है, वो उस पैसों में डिफर नहीं आएगा। हाँ, टोटल सारा साबुन का सुपरवाइजिंग कॉस्ट क्या है, मतलब कॉस्ट पर ड्राइवर। पहले हेडिंग लिखा ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर ड्राइवर, और उसमें हम फॉर्मूला भी लिख दिया, फिर नीचे में सॉल्व कर दिया मैंने। ये टोटल 9,84,000 तीनों साबुन का टोटल वेट है, उसमें जितना टोटल डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है ना उसका वेट है। यानी टू प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स ऑफ बेबी सॉफ्ट गोल्ड, 3,000 यूनिट्स ऑफ बेबी सॉफ्ट पर्ल, 2,000 यूनिट ऑफ बेबी सॉफ्ट डायमंड, you require total 9,84,000 grams of direct material। और इस 9,84,000 में 4 तरह के आइटम्स है। एक है तुम्हारा क्या क्या था, कोकोआ बटर, एक फिल्टर्ड वाटर, एक एसेंशियल ऑयल और एक केमिकल। ये चारों को मिला के आपका टोटल 9,84,000 ग्राम्स लगता है। सुपरवाइजिंग कॉस्ट के लिए क्या बोला, डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आर। तो टोटल कॉस्ट कितना, और अब गधों की तरह फिर से डायरेक्ट लेबर आर निकालने मत बैठ जाना, ऊपर में निकाला था आपने बेबी सॉफ्ट गोल्ड पर्ल एंड डायमंड के लिए कितना कितना लेबर आर चाहिए, तो बस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 6,000 करेंगे, ₹10 पर लेबर आर। तीसरा कॉस्ट कौन सा है, यूटिलिटीज।
टोटल मशीन ऑपरेशंस, तो टोटल कॉस्ट यूटिलिटीज का कितना है? 80,000। अब टोटल मशीन ऑपरेशंस चाहिए हमें। क्वेश्चन में बोला है एक यूनिट बनाने के लिए 5 मशीन ऑपरेशंस लगते हैं बेबीसॉफ्ट गोल्ड का, और सिमिलरली 5 मशीन ऑपरेशंस लगते हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बेबीसॉफ्ट पर्ल, and 6 machine operations are required to produce 1 unit of Babysoft diamond. जो भी कितना है मेरे को निकालना होगा, 47,000 ये शायद। हाँ करेक्ट। 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 5, 2,000 इंटू 6, 80,000 divided by 47,000 is equals to 1.70 per machine operation. एक बार ये आ गया, अब तो क्या करना है? कॉस्ट स्टेटमेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या चीज? एबीसी कॉस्टिंग मेथड है। अच्छा वैसे सही बात बोला कि नहीं सर? एबीसी मेथड लिखो। बेबीसॉफ्ट गोल्ड, बेबीसॉफ्ट पर्ल, बेबीसॉफ्ट डायमंड, ठीक है। अब हम प्राइम कॉस्ट से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट तो ऊपर निकाला था ना, 172.5, 222.17, कितना? 258.5, ठीक है, प्लस ओवरहेड। ओवरहेड में एक है फॉक लिफ्टिंग कॉस्ट, पर ग्राम हमने निकाल रखा है। पर ग्राम का रेट आपको पता है तो कितना आएगा? पर ग्राम कितना है? 0.06। बट बेबीसॉफ्ट गोल्ड में टोटल कितना है? कितना ग्राम लगता है? एक बेबीसॉफ्ट गोल्ड को बनाने के लिए टोटल कितना ग्राम चाहिए? 108 कहां से आया? अरे सिंपल था बाबा। टोटल आपको चाहिए बेबीसॉफ्ट गोल्ड को बनाने के लिए 1,92,000 ग्राम। बुझी पैसा? 48 ग्राम। ये खाली उसका निकालना बा सुनो, बेबीसॉफ्ट गोल्ड को बनाने के लिए 4 सामान चाहिए तुमको। एक एसेंशियल ऑयल चाहिए, एक कोकोआ बटर चाहिए, एक फिल्टर्ड वाटर चाहिए और एक केमिकल चाहिए। तो ये चारों का टोटल ग्राम ऐड करेगा तो टोटल ग्राम पता चलेगा ना। देखो, एसेंशियल ऑयल टू प्रोड्यूस टोटल बेबीसॉफ्ट गोल्ड, एसेंशियल ऑयल चाहिए आपको 1,92,000 ग्राम, राइट? इतना चाहिए। कोकोआ बटर कितना चाहिए? 80,000 ग्राम। एक बार ऐड ही कर लेते हैं, लास्ट में डिवाइड कर देंगे। 80,000 ग्राम। फिल्टर्ड वाटर कितना चाहिए? 1,20,000 तो मिलीलीटर था,
हाँ कितना कितना ग्राम 120,000 उतना ही आएगा 1,20,000 ग्राम केमिकल कितना चाहिए 40,000 40,000 तो टोटल 4,32,000 grams are required to produce 4,000 baby soft gold तो एक बेबी सॉफ्ट गोल्ड को बनाने में कितना चाहिए 108 ग्राम समझ में आया क्या लिखेगा कैसे सीधा इंटू 108 ग्राम पूरा प्रूफ क्यों करना है एक एक पर यूनिट निकाल रहे हैं ना हम लोग ये तो इंटू 108 ग्राम कर दो एक बेबी सॉफ्ट गोल्ड को बनाने के लिए आपका 108 ग्राम लगता है नहीं कैलकुलेटर में कर लो इसको 192,000 डिवाइड बाय 4,000 ना क्यों करना है सारा ग्राम चार टाइप का मटेरियल है अब सोचो सुनो मेरी बात चाय बनाने के लिए चार चीज चाहिए पानी दूध चाय पत्ती चीनी तो ये एक कप चाय बनाने का कॉस्टिंग निकालना है तो पहले देखो टोटल कितना कप चाय बनाया उसके लिए टोटल कितना चाय पत्ती लगा कितना चीनी लगा कितना नहीं प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए इसका अरे जिसका नहीं आया 108 ग्राम कैलकुलेट करो 108 नहीं आया तुम ही बताओ कि कैसे क्या किया इतना देर हम क्या बोला हम लोग निकाल रहा है एक साबुन का 1 ग्राम का कॉस्ट पता है मुझे तो टोटल सॉप्स को प्रोड्यूस करने में 4,000 बेबी सॉफ्ट गोल्ड को प्रोड्यूस करने में टोटल कितना मटेरियल लगा तुम्हारा देखो टोटल प्रोडक्शन बेबी सॉफ्ट गोल्ड इसलिए बोला जाता पढ़ लेता बच्चों क्या पढ़ा बीकॉम में ये बेसिक कंसेप्ट हिला हुआ है टोटल प्रोडक्शन हमने किया है 4,000 3,000 और 2,000 ठीक है इसमें मटेरियल कितना लगा मेरा एक लगा एसेंशियल ऑयल 4,000 बेबी सॉफ्ट गोल्ड को बनाने में कितना लगा था वो तो कहीं पे निकाला है पीछे 1,92,000 grams 152 1 lakh 1,92,000 ग्राम वैसे ही पर्ल को बनाने के लिए एसेंशियल ऑयल टोटल कितना लगा 1 लाख कहाँ लगा 1,32,000 लगा डायमंड का है 104 और क्या लगता है इसमें कोकोआ बटर तो कोकोआ बटर कितना लगा होगा 4 2 8 80,000 ग्राम हाउ कम 180 तीनों क्यों चाहिए हमें तो साबुन वाइज चाहिए ना पर्ल को बनाने में कितना कोकोआ बटर लग गया हमारा 3 2 6 60,000 then you required filtered water बेबी सॉफ्ट गोल्ड को बनाने के लिए कितना फिल्टर्ड वाटर चाहिए था कितना ग्राम 2,70,000 ग्राम
वो तो सारा का था 4000 इंटू 30, 4 3 12, 1,20,000, 3 3 9, 90,000 ग्राम, 60,000 ग्राम। एक क्वेश्चन में हाँ, केमिकल कितना लगा था? 40,000, 36,000 एंड 30,000। एक बात बताओ, टोटल मटेरियल लगा कितना? और इधर 2,34,000। तो पर यूनिट कितना ग्राम लगेगा? ये तो दिखा रहा है। हम्म तो अभी आप बोला है नहीं समझाए हम दूसरों को, आपको अभी भी समझ में नहीं आया है ना? तो पर ग्राम का रेट आपको पता था 0.06 है। 0.06 इंटू 106, 0.06 इंटू 117, तो कितना आ जाएगा? 6.48, 3619। सुपरवाइजिंग कॉस्ट क्या चीज? किसका? 7.02 होगा इरशाद। सुपरवाइजिंग कॉस्ट के लिए क्या था? डायरेक्ट लेबर आर। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लेबर आर चाहिए? 30 मिनट। अपने पास में पर लेबर आर का कॉस्ट निकाल लिया था हमने 10 रुपए। 10 डिवाइड बाय 60 इंटू 30, कितना कितना आ जाएगा? 5, 6.67, 5, 6.10, 10. and then the last cost is utilities. Utilities operations per unit, वो तो 5 operations होता है और पर operations का cost है 1 point। Hmm, 10 point। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 192.48, कितना? 243.70। 285.7.
देन 57,104. हो गया। कमेंट पूछा तो सेम कमेंट कॉपी पेस्ट मार देना। दो तीन क्वेश्चन समझ में आया? हम कुछ भी नहीं समझाए थे चैप्टर में, तुम लोग खुद ही किए। लेंदी है बट हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझ ओ यूनिटरी इतना ज्यादा घुस जाता है इसके अंदर में, एक सिली मिस्टेक एंड कहानी खत्म। सर ये एबीसी का पार्ट दिखा दीजिए ये और फिर बाकी तो फोटो ले लेता हूँ, घर जाके छाप लूंगा। अभी क्या किया इतना देर तुम बैठ के? हाँ ट्राई किया सर एबीसी वाला पार्ट मेरे को नहीं जमा हाँ, एबीसी वाला पार्ट से समझ नहीं आया क्या चीज नहीं समझ में आया? वो तो मिलीलीटर, ये तो बेसिक नॉलेज 7-8 का होना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो उसी से तो निकाला और किया। कोई भी चीज का कॉस्ट पर ड्राइवर निकालने के लिए टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल वेट था। तो टोटल वेट का मतलब होता है तुम्हारे फैक्ट्री में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके लिए कितना टोटल मटेरियल लग रहा है। तो हर एक साबुन के लिए जितना मटेरियल लग रहा था वो हमने ऐड कर लिया। कॉस्ट पर ड्राइवर निकाला कि एसेंशियल ऑयल टोटल में कितना लग रहा है, देन कोकोआ बटर टोटल में कितना लग रहा है, फिल्टर्ड वाटर टोटल में कितना लग रहा है, एंड केमिकल्स टोटल कितने ग्राम्स लग रहे हैं। सबका तो हमने आप ग्राम में कन्वर्ट कर दिया ना सबका हाँ मिलीलीटर भी था हाँ, मिलीलीटर को भी तो ग्राम में कन्वर्ट किया ना, इससे टोटल मिलीलीटर आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, और लीटर से फिर केजी में कन्वर्ट किया। तो वही जाना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो तरीका बता रखा है वही करना पड़ेगा ना। मिलीलीटर से लीटर, और सिंपल है देखो, केजी से ग्राम, ग्राम से लीटर, लीटर से मिलीलीटर होता है, तो हम लोग मिलीलीटर में है। आपको एक हायरार्की पता होना चाहिए, वही समझ लो तुम्हारा मिलीलीटर है, मिलीलीटर से हम जाते हैं लीटर, लीटर से जाते हैं ग्राम, ठीक है, और ग्राम से, सॉरी, लीटर से हम गए किलोग्राम, और किलोग्राम से ग्राम में आया। इस तरीके से क्या था इस क्वेश्चन में, मिलीलीटर टू लीटर, लीटर टू किलोग्राम, किलोग्राम टू ग्राम, ठीक है। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। एंड क्वेश्चन में बोला एसेंशियल ऑयल का 1 लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 केजी होता है, एंड 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होगा वो पता चल जाएगा। अब तुम्हारा 60 मिलीलीटर लगता है एसेंशियल ऑयल टू प्रोड्यूस 1 बेबी सॉफ्ट गोल्ड, तो टू प्रोड्यूस 4000 बेबी सॉफ्ट गोल्ड कितना मिलीलीटर लग जाएगा एसेंशियल ऑयल? 4000 इंटू 60 यानी 2,40,000 मिलीलीटर लग जाएगा। ये तो मिलीलीटर है, वी नो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 2,40,000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर? तो लीटर आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला 1 लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 केजी, तो जितना लीटर निकला उसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दिया तो टोटल केजी मिल जाएगा तुमको, टोटल केजी मिल गया। 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 192 केजी इज हाउ मच ग्राम? तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने, एंड एवरीथिंग बस वैसे ही जा रहा था।
जो चीजें सीधा ग्राम में था उसको कुछ करना ही नहीं था। मिलीलीटर में था, मैंने उसको खाली किया। हाँ, सर मुझे समझना है लेकिन देखो हमने भी पर यूनिट टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किया वही चीज यहाँ किया हमने। आपने पहले पर यूनिट निकाला, फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हो गया। अरे देखो तुम्हारा पहले तुमने क्या किया था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कॉस्ट शीट बनाया तुमने, उससे टोटल कॉस्ट निकाल दिया तुम बेबी सॉफ्ट गोल्ड पर्ल डायमंड का। यही सेम चीज तुम एबीसी कॉस्टिंग मेथड यूज किया। वहां पे हमने क्या किया, यहाँ तो बहुत इजी था कि पर यूनिट रेट पर लेबर आवर रेट था, सबके लिए सेम यूज कर लिया। बट उधर में ओवरहेड को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, उस तीनों कैटेगरी को अलग अलग चार्ज किया। देखो, फोक लिफ्टिंग अलग, सुपरविजिंग अलग और यूटिलिटीज अलग। हर एक एक्टिविटी का इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर से बांटा है हमने। क्योंकि पैरामीटर्स ग्राम में ही था हमारे पास में, क्वेश्चन में केजी दे रखा है। आप किसी से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमने ग्राम में क्यों किया, आप मिलीलीटर में भी लाके कर सकते थे, आप लीटर में लाके, कोई भी एक कॉमन बेसिस पे लाके आप कर सकते थे। मेन क्या था कि क्वेश्चन में रेट देखो, 2 दिया हुआ है पर 100, रेट तो नॉर्मल है लेकिन 2 यूनिट्स था 100 ml पे, मिलीलीटर पे, और 2 यूनिट्स है ग्राम पे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता यदि तुम केजीज में सबको लेके जाते तो, फिर तुमको ये रेट भी पर केजी निकालना पड़ता ना, तो वहां प्रॉब्लमेटिक था। तो बेटर इजी मुझे लग रहा था ग्राम, आप चाहो तो सारा का सारा एमएल में भी लेके आ सकता था, लेकिन फिर 100 ग्राम का 200 रुपए है, तो एमएल का रेट भी आपको चाहिए था मिलीलीटर का, तो वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बेटर था यहाँ पे इजी ग्राम था, इसलिए मैंने ग्राम को ऑप्ट किया। एक बार जब तक सेल्फ नहीं करोगे रिदम नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। आया समझ में? अब सुनो, हाँ होमवर्क तो है ही, कल क्लास नहीं है तो होमवर्क तो देना पड़ेगा। वो बाप रे, ऐसा कभी नहीं होगा। कैलेंडर ऐसे ही बंद रहेगा पूरा वीक पे, ऐसा नहीं कोई क्लास चलेगा कोई क्लास बंद रहेगा। ये तुम्हारा शब्द चुनाव बहुत गलत है। चुनाव, चुनाव भाई मेरा वैसे तो सही था। आई दोनों की तरफ से थोड़ी भी हाँ सही सुनो, सर इस बार थोड़ा इजी भी होता है कि हम इजी है। आप जब तक जो ऑलरेडी क्लास में किया उसको जाके फिर से नहीं करोगे तब रिदम नहीं आएगा। हमेशा एक तरीका होता है पढ़ने का कि जो किया उसको पहले अच्छे से या तो फिर से हाथ से करो या पूरा समझो, एंड देन ट्राई टू डू द होमवर्क। हम डायरेक्ट होमवर्क लेके बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज हर बच्चे का दिमाग का वो कैपेसिटी नहीं कि उसका एक बार में सारा सब कुछ हो गया प्रोसेस। तो उसको जाके पहले फिर से जो पढ़ा है उसको पढ़ो ना, एंड देन करो। उसके लिए समय देना पड़ेगा पढ़ाई को, मतलब जितना पढ़ा उसको तो पढ़ना ही है प्लस होमवर्क, तो टाइम भी एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा। जहां पे जो आपको लगता है कि मेरे से भी शार्प ब्रेन कुछ है, उन लोग डायरेक्ट जाएंगे होमवर्क निकालेंगे, उनको याद है क्लास में क्या हुआ था क्या प्रोसेस था, फटाफट होमवर्क कर लेंगे तो उनका समय बचा। बट हम यदि दूसरों से स्लो है तो हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम डिवोट करो आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, और एक टाइम ऐसा होगा जब आपका ब्रेन मैच कर जाएगा स्पीड के मामले में, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो नंबर 1 होमवर्क है,
भैया आप जो डालो हम ये कुछ सीख भैया बहुत सीख हम बुद्धि Illustration number 3, practical question number 1 and क्वेश्चन 1 एंड बस ये दो ही करके आना, फिर धीरे धीरे होमवर्क बढ़ाएगा। कंपाइलर दिखाओ ना। तो ये देखो क्या है? हाँ बोले कंपाइलर दिखा रहे हैं आओ ये भगवान मेरे साथ रहोगे तो ज्यादा अच्छा है फर्स्ट के साथ कम वन कंपाइलर वन हाँ अपन लिख कंपाइलर कंपाइलर 1 2 सर बस हो गया तो कल क्लास में दो तीन और गया था कल क्या है हमारी तो राखी है नहीं हम लोग बैठ होमवर्क कर दे रहे सी स्टूडेंट हैज नो राखी। राखी बंद तो फटाक से कॉपी लेके बैठ जा। ये कॉपी क्वेश्चन करे अब अबुआ फटाफटा कोई भी लिखो पैसा दे। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। एक सेकंड, होमवर्क नोट डाउन कर लिया? कल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।